हेलो, कैसे हैं आप? एक बार फिर स्वागत है आपका एरम साइकोलॉजी क्लासेस में। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ काउंसलिंग, यानी कह सकते हैं कि परामर्शन के प्रकार। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताती चलूँ कि यहाँ पे जो काउंसलिंग का कैटेगराइजेशन किया गया है वो काउंसलर के रोल और नेचर ऑफ काउंसलिंग या कह सकते हैं कि काउंसलिंग फंक्शंस के बेसिस पे किया गया है। यानी काउंसलिंग के दौरान एक परामर्शक की काउंसलर का क्या रोल होता है और साथ ही साथ काउंसलिंग के ज़रिए कौन से काम किए जाते हैं, उसके क्या गोल्स होते हैं, उसके क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, उसके बेसिस पे यहाँ पे काउंसलिंग को 3 कैटेगरी में कैटेगराइज किया गया है। जो इसकी फर्स्ट एक कैटेगरी है वो है डायरेक्टिव काउंसलिंग, और सेकंड जो इसका टाइप है वो है नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग, एंड जो लास्ट टाइप है वो है एक्लेक्टिक काउंसलिंग। लेकिन आज का हमारा जो लेक्चर है वो डायरेक्टिव काउंसलिंग पे बेस्ड होगा, यानी निर्देशात्मक परामर्शन। डायरेक्टिव काउंसलिंग के बारे में डिस्कस करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि इस काउंसलिंग के इस टाइप को या इस तरह की काउंसलिंग को सबसे पहले जो जिन्होंने प्रतिपादित किया, जिन्होंने प्रपोज्ड किया वो हैं कौन हो सकते हैं? वो हैं बीजी विलियमसन। इस नाम को आप नोट कर लीजिए, बीजी विलियमसन इसके प्रतिपादक हैं। उन्होंने ही कहीं ना कहीं इस काउंसलिंग के टाइप को बताया। डायरेक्टिव काउंसलिंग, जैसा कि नाम से ही क्लियर हो जाता है कि इस तरह की काउंसलिंग में एक क्लाइंट का मेजर रोल होता है, वो एक एक्टिव रोल प्ले करता है। वो डायरेक्टिव काउंसलिंग में जो काउंसलर होता है वो अपने क्लाइंट की प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए उसे डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन देता है, डायरेक्ट सजेशन देता है, ताकि वो अपनी प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने में, अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में क्या हो सके, कैपेबल हो सके। आप इस तरह से भी समझिएगा कि इसमें जो काउंसलर होता है उसका रोल बहुत ही एक्टिव होता है, उसको ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है, ना कि क्लाइंट के थॉट्स एंड एक्सपीरियंसेस को। इस तरह की काउंसलिंग में जो क्लाइंट होता है उसका रोल सेकेंडरी होता है, वो एक पैसिव होता है, जबकि काउंसलर जो होता है उसका रोल बहुत ही एक्टिव होता है, उसको प्राइमरी रोल प्ले करना पड़ता है। दूसरा इसका जो बेसिक एजम्पशन है वो ये है कि डायरेक्टिव काउंसलिंग जो है प्रॉब्लम ओरिएंटेड होती है, प्रॉब्लम फोकस्ड होती है। यानी आप यूँ कह सकते हैं कि इस तरह के परामर्शन में, इस तरह की काउंसलिंग में जो क्लाइंट है उसके फीलिंग, उसके एक्सपीरियंसेस, या कह सकते हैं कि उसके थॉट्स पे बहुत ज़्यादा बल ना दे करके इस बात पे बल दिया जाता है कि उसकी प्रॉब्लम क्या है। यानी इस पे पूरा का पूरा कंसंट्रेशन प्रॉब्लम पे होता है, ना कि क्लाइंट्स की फीलिंग या उसके थॉट्स पे। यानी सारा फोकस इस बात पे होता है कि क्लाइंट की लाइफ में जो प्रॉब्लम चल रही है उस प्रॉब्लम को दूर कैसे किया जाए, या कह सकते हैं कि उस प्रॉब्लम को हल कैसे किया जाए। ठीक है। तीसरा जो इसका एजम्पशंस है वो ये है, इसका जो तीसरा अभिग्रह है, एजम्पशन है, वो ये है कि किसी भी पर्सन या किसी भी क्लाइंट की लाइफ में अगर प्रॉब्लम आई है तो प्रॉब्लम के पीछे रीज़न क्या है। तो ये मानता है कि चूँकि किसी भी पर्सन की लाइफ में प्रॉब्लम तभी आती है जब उसके अंदर उस प्रॉब्लम को फेस करने की या उस प्रॉब्लम को दूर करने की इंटेलेक्चुअल एबिलिटी की कमी होती है। यानी ये इस बात पे फोकस करता है कि जो क्लाइंट है उसके अंदर बौद्धिक क्षमता की कमी है, उसके अंदर इंटेलेक्चुअल एबिलिटी की कमी है। यही वजह है कि वो अपनी ज़िंदगी में नित नई प्रॉब्लम्स को फेस कर रहा है। यानी ये क्लाइंट के इंटेलेक्चुअल आस्पेक्ट पे ज़्यादा फोकस करता है, ना कि इमोशनल आस्पेक्ट पे फोकस करता है। इसका मानना है चूँकि एक क्लाइंट के अंदर बौद्धिक क्षमता की कमी है, यही वजह है कि एक काउंसलर को चाहिए कि वो एक्टिव रोल प्ले करते हुए, मेजर रोल प्ले करते हुए अपनी ट्रेनिंग, अपने एक्सपीरियंसेस की रोशनी में उसे इस तरह के डायरेक्शन प्रोवाइड करे, उसे इस तरह के सजेशन प्रोवाइड करे, ताकि उसके अंदर जो बौद्धिक क्षमता की कमी है उस क्षमता को पूरा किया जा सके, और वो या उस क्षमता को विकसित किया जा सके, और उस क्षमता
के आधार पर, उस इंटेलेक्चुअल एबिलिटी के आधार पर वो अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में सक्षम हो सके। यानी इसका पूरा केंद्रण इस बात पे होता है, इस बात पे फोकस किया जाता है कि जो क्लाइंट है उसका इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट किया जाए, ना कि इमोशनल डेवलपमेंट किया जाए। तो इसके 3 एजम्पशंस थे। यानी फर्स्ट क्या है कि ये काउंसलर ओरिएंटेड काउंसलिंग है, यानी इसमें काउंसलर का एक एक्टिव रोल होता है। दूसरा जो एजम्पशन है यानी अभिग्रह है वो ये है कि ये काउंसलिंग प्रॉब्लम फोकस्ड होती है। और थर्ड जो होता है कि इस तरह की काउंसलिंग में इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट पे ज़्यादा फोकस किया जाता है, ना कि इमोशनल डेवलपमेंट में। आपको एक बात और बताती चलूँ कि जब एक इस तरह की काउंसलिंग में यानी डायरेक्टिव काउंसलिंग में जब एक काउंसलर के द्वारा काउंसलिंग की जाती है तो कुछ स्टेप्स को, कुछ प्रोसेसेस को फॉलो किया जाता है। आप यूँ कह सकते हैं कि जब एक क्लाइंट अपनी प्रॉब्लम को लेकर एक काउंसलर के पास आता है तो काउंसलर की यह जिम्मेदारी होती है कि वो क्लाइंट की प्रॉब्लम को डायग्नोस करे, अब उसका निदान करे और फिर उसकी काउंसलिंग इस तरह से करे ताकि उसकी प्रॉब्लम को रिजॉल्व किया जा सके और रिजॉल्व करने में उसकी हेल्प की जा सके। तो इसके लिए काउंसलर कुछ स्टेप्स को फॉलो करता है। हम यहाँ पे उन स्टेप्स को डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला जो स्टेप है वो है एनालिसिस, जिसे हिंदी में हम कहते हैं विश्लेषण। इस स्टेज पर क्या होता है, आप जानते हैं कि किसी भी तरह की क्लाइंट की प्रॉब्लम को समझने के लिए या उसको परिभाषित करने के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए, उसे डिफाइन करने के लिए, उसकी डायग्नोसिस करने के लिए ये ज़रूरी है कि क्लाइंट्स के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की जाए, यानी कुछ डेटा कलेक्ट किए जाए ताकि उन इंफॉर्मेशन के बेसिस पे या उन डेटा के बेसिस पे क्लाइंट की प्रॉब्लम की क्या वजह है, यानी प्रॉब्लम की क्या जड़ है, क्या रूट है, यानी कॉजेज ऑफ प्रॉब्लम की जांच और पड़ताल की जा सके। इसके लिए इस फेज़ में, इस स्टेज में एक काउंसलर वेरियस सोर्सेज ऑफ कलेक्शन ऑफ डेटा, यानी डेटा कलेक्ट करने के जो डिफरेंट टाइप के स्रोत हैं, जो सोर्सेज हैं, जैसे इंटरव्यू मेथड के ज़रिए, क्वेश्चनर मेथड के ज़रिए, ऑटोबायोग्राफी, आप कह सकते हैं कि केस हिस्ट्री, यानी जो डिफरेंट टाइप के मेथड्स हैं या डिफरेंट साइकोलॉजिकल टेस्ट का यूज़ करते हुए क्या करता है, अपने क्लाइंट के बारे में बहुत ही डेप्थ लेवल पे इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है। इन डेटा कलेक्ट करने का एक ही मकसद होता है, क्लाइंट की प्रॉब्लम के पीछे छुपे कारणों को जानना। यानी जो क्लाइंट अपनी लाइफ में प्रॉब्लम को फेस कर रहा है, उस प्रॉब्लम के पीछे वजह क्या है, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप जो होता है वो एनालिसिस का होता है, यानी क्लाइंट्स की प्रॉब्लम को एनालिसिस करने के लिए उसके बारे में वेरियस सोर्सेज के ज़रिए डेटा कलेक्ट करना ताकि उसकी प्रॉब्लम की एनालिसिस की जा सके। सेकेंड स्टेप आता है सिंथेसिस, जिसे हम कहते हैं संश्लेषण की प्रक्रिया। संश्लेषण मतलब क्या होता है, एनालिसिस मतलब विश्लेषण, यानी अलग अलग तरीके से डिफरेंट एरिया से डेटा कलेक्ट करना, उसे अलग अलग कैटेगरी में रखना। और सिंथेसिस मतलब होता है कि जो एनालिसिस करने के बाद जो डेटा कलेक्ट किए गए, जो डेटा प्राप्त किए गए, उनको समराइज करना, उनको एक ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में रखना। अभी तक जो डेटा कलेक्ट किए गए थे क्लाइंट्स के बारे में वो क्या थे, अनऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में। और सिंथेसिस स्टेप में क्या किया जाता है कि उससे एक ऑर्गेनाइज्ड पैटर्न में एक बांधने की कोशिश की जाती है, उसका समराइजेशन किया जाता है, यानी उसको संगठित किया जाता है ताकि उसके बेसिस पे जो क्लाइंट है उसकी प्रॉब्लम की डायग्नोसिस की जा सके। डायग्नोसिस मतलब निदान किया जा सके कि जो प्रॉब्लम्स आई हैं क्लाइंट की लाइफ में उसके पीछे रीज़न क्या है, उसके पीछे कारण क्या। ये थर्ड स्टेप होता है डायग्नोसिस, यानी पहले फर्स्ट स्टेप क्या एनालिसिस करना, दूसरा क्या होता है उस डेटा को, उस आंकड़ों को क्या करना, समराइज करना, उसे संक्षिप्त, उसका संक्षिप्तीकरण करना, यानी उसको संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत करना। और जब डेटा को सिंथेसिस कर लिया जाता है तो फिर उसके बाद डायग्नोसिस की जाती है, यानी उस क्लाइंट की प्रॉब्लम के निदान की बात सोचता है एक काउंसलर
कि जो क्लाइंट की ज़िंदगी में प्रॉब्लम चल रही है उसके पीछे रीज़न क्या है, उसके पीछे कारण क्या, वो कौन से फैक्टर्स, वो कौन से कॉजेज़ हैं जिसकी वजह से उसकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स आई हैं। यहाँ पे ये थर्ड स्टेप होता है डायग्नोसिस, जिसको हम कहते हैं निदान करना। ठीक है। और डायग्नोसिस करने के लिए यहाँ पे डिफरेंट टाइप के जो साइकोलॉजिकल टेस्ट हैं वो क्लाइंट पे अप्लाई किए जाते हैं ताकि उसकी पर्सनालिटी को जाना जा सके, उसके इंटरेस्ट को जाना जा सके, उसके एप्टीट्यूड, उसके अचीवमेंट लेवल को जाना जा सके, उसके यानी उसके एडजस्टमेंट लेवल को जाना जा सके। हर तरह के जो टेस्ट होते हैं जिससे कि आसानी से डायग्नोसिस किया जा सके प्रॉब्लम को, जैसी ज़रूरत होती है, जैसे नीड होती है, उसी के अकॉर्डिंग एक काउंसलर उसे अपने क्लाइंट पर अप्लाई करता है। नेक्स्ट स्टेप आता है प्रोग्नोसिस, मतलब पूर्वानुमान करना। अब जो कुछ भी आंकड़े मिले हैं, जो कुछ भी डेटा कलेक्ट किए गए हैं, उसके बेसिस पे एक काउंसलर क्या करता है, अपने क्लाइंट की प्रॉब्लम की डायग्नोसिस करता है, यानी निदान करता है। निदान करना यानी प्रॉब्लम किस तरह की है, उसके पीछे रीज़न क्या है, जो कुछ भी मिला है उसे, उसके बेसिस पे एक काउंसलर पूर्वानुमान करता है, यानी भविष्य कथन करता है कि जो प्रॉब्लम है वो किस तरह की, बहुत ही नॉर्मल प्रॉब्लम है या सीवियर प्रॉब्लम। और अगर प्रॉब्लम है तो उस प्रॉब्लम को भविष्य में कैसे दूर किया जा सकता है, या भविष्य में प्रॉब्लम को दूर करने के लिए कौन कौन सी टेक्निक्स या कौन कौन से उपाय किए जाएंगे, इन तमाम बातों के बारे में वो क्या करता है, पूर्वानुमान लगाता है, एक अनुमान लगाता है कि इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए किन किन मेथड्स का, किन किन टेक्निक्स का यूज़ किया जाएगा। तो ये होता है कौन सा स्टेप, प्रोग्नोसिस स्टेप में किया जाता है, यानी पूर्वानुमान स्तर पे किया जाता है। नेक्स्ट जो फेज आता है उसको हम कहते हैं काउंसलिंग और ट्रीटमेंट, यूँ कह सकते हैं। फर्स्ट एनालिसिस, सेकंड सिंथेसिस, नेक्स्ट स्टेप क्या आता है, प्रोग्नोसिस। मेन जो फेज होता है, मेन जो स्टेप होता है वो काउंसलिंग का ही स्टेप होता है, यानी अनुमान लगा लेना। उसके बाद इसको काउंसलिंग फेज को ही हम वर्क फेज कह सकते हैं या डेप्थ एक्सप्लोरेशन फेज कह सकते हैं। इस फेज में हम क्या करते हैं, इस फेज में एक काउंसलर क्या करता है, एक काउंसलर की जिम्मेदारी होती है कि ये कि वो अपने परामर्शी, अपने क्लाइंट की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए तमाम तरह के टेक्निक्स, तमाम तरह के स्ट्रेटजीज़ का यूज़ करते हुए उसकी काउंसलिंग करें। ठीक है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फेज़ होता है और साथ ही साथ बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग फेज़ होता है। क्योंकि इसी फेज़ में एक काउंसलर अपने क्लाइंट के प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने में उसकी हेल्प करता है। ठीक है, यानी उसकी एप्टीट्यूड, उसकी इंटरेस्ट, उसकी पर्सनालिटी, उसके एडजस्टमेंट लेवल, उसके अचीवमेंट लेवल, उसके कह सकते हैं कि हर तरह की जो प्रॉब्लम्स होती है उसको जानने की वो कोशिश करता है। ठीक है, इसी फेज़ में उसको कुछ सजेशन देता है, डायरेक्ट सजेशन देता है, कुछ इंस्ट्रक्शन देता है, कुछ उसके ज़रिए कह सकते हैं कि कुछ होम असाइनमेंट करवाए जाते हैं ताकि उसकी प्रॉब्लम को दूर किया जा सके। ठीक है, और साथ ही साथ आपको ये बताऊं कि इसी फेज़ में डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन के ज़रिए, डायरेक्ट सजेशन के ज़रिए एक काउंसलर की कोशिश होती है कि एक क्लाइंट के अंदर सेल्फ एक्सप्लोरेशन कैपेसिटी डेवलप की जाए, उसके अंदर सेल्फ डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी डेवलप की जाए, उसके अंदर सेल्फ एक्सेप्टेंस, सेल्फ रियलाइजेशन कैपेसिटी डेवलप की जा सके, ताकि वो फ्यूचर में अपनी प्रॉब्लम को खुद रिजॉल्व करने में, खुद दूर करने में या उसका सामना करने में कैपेबल हो सके। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये मेन फेज़ होता है, बहुत ही ये इम्पॉर्टेंट फेज़ होता है। ओके, और लास्ट जो स्टेप होता है वो फॉलो अप, जिसको हम हिंदी में कहते हैं अनुवर्ती चरण। आफ्टर काउंसलिंग, जब काउंसलिंग कंप्लीट हो जाती है, टर्मिनेशन हो जाता है काउंसलिंग का, तो इस फेज़ की ज़रूरत पेश आती है ये देखने के लिए कि काउंसलिंग करने के बाद क्या काउंसलिंग के जो ऑब्जेक्टिव्स तय किए गए थे उसको अचीव किया गया है या नहीं किया गया है। यानी
क्या आफ्टर काउंसलिंग क्लाइंट के अंदर वो सारे बिहेवियरल चेंजेस हुए हैं जिसकी एक्सपेक्टेशन काउंसलिंग से की गई थी। अगर इन तमाम चीज़ों की जांच करने के लिए एक काउंसलर कुछ दिनों तक या कह सकते कुछ महीनों तक अपने क्लाइंट का को फॉलो करता है ताकि उसके बारे में पता लगाया जा सके कि क्या काउंसलिंग इफ़ेक्टिव साबित हुई है या नहीं, यानी काउंसलिंग के जो ऑब्जेक्टिव्स थे क्या उसे अचीव किया गया है या नहीं किया गया है। इसके लिए काउंसलर उसको फॉलो करता है। अगर काउंसलिंग के जो गोल्स जो ऑब्जेक्टिव्स तय किए गए थे अगर वो अचीव कर लिए जाते हैं तो यहीं पे काउंसलिंग का एंड कर दिया जाता है, अन्यथा दोबारा से काउंसलिंग शुरू हो जाती है या रिकाउंसलिंग की आवश्यकता पेश आती है। ये था हमारा डायरेक्टिव काउंसलिंग। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।